बैंक बोलते हैं। एसबीआई की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। दो एक्टिविटीज होती हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है कमर्शियल बैंक के बारे में। देन हमने लेक्चर नंबर 2 करा था जहां पे हमने आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात करी थी। इशूइंग नोट्स, हेड ऑफिस बॉम्बे में है, एस्टैब्लिशमेंट इन 1935, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप 2 लेक्चर्स अगर अच्छे से देखकर बैठे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 3 जैसा कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज बहुत डीपेस्ट पॉइंट की चीजें होने वाली हैं थोड़ी सी, क्योंकि पहले 2 लेक्चर में बहुत बेसिक्स बातें होती हैं जो आपको दिया गया है सीबीएसई के द्वारा पढ़ाने के लिए। देखिए आज क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं पहले लेक्चर 3 का। जो पहला क्वेश्चन आएगा, जैसे कि मैं मेन स्लाइड्स पे आपको बाद में लेके जाऊंगा, पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे इसका। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई देखो, आप ना एक डिफरेंस करो बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंस करना है। तो सर एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, सेंट्रल बैंक हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है, तो आज अब क्लास स्टार्ट कर लो डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक से। ठीक है, अब सुनो, कमर्शियल बैंक क्या होता है? इट इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। सर ये डेफिनेशन तो आपने हमें फर्स्ट डे पढ़ा दी थी। पहला पॉइंट ये हो गया। कमर्शियल बैंक के एग्जांपल आ गए। सबसे पहले हम एसबीआई को बोल लेते हैं, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक है जो हमारे आसपास चल रहे हैं, जनता को सेवा प्रदान कर रहे हैं। सर सेंट्रल बैंक, इट इज एन अपेक्स बैंक, अपेक्स ईपीएक्स टॉप का बैंक है। इट इज एन अपेक्स बैंक, इट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कंट्री का पूरा बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है आरबीआई जी। एंड इट इज अ सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट इश्यू करने वाली एक सोल एजेंसी है। ठीक है, एंड कंट्रोल्स, पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है ना। तो आपको देखो समझ में आना चाहिए कमर्शियल बैंक का, जो मैं आपको पहले एक रफ वे बता रहा हूं कमर्शियल बैंक में और सेंट्रल बैंक। अभी मैं आपको फेयर स्लाइड्स पे लेके जाऊंगा। पहले पॉइंट पे हम डेफिनेशन लिख देंगे जिसके बारे में हम पहले 2 लेक्चर से सीख कर आए हैं। कमर्शियल बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक है, एसबीआई है, इनका मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव काम करने का। सर कमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास चल रहे हैं, जनता से पैसा लेते हैं, आगे लोन देते हैं, इनका मोटिव मेन प्रॉफिट होता है, इनका सोशल वेलफेयर होता है। आरबीआई जनता के हित में काम करती है कि इकोनॉमी अच्छे से चलाया जाए, इंडिया को अच्छे से चलाया जाए, एफिशिएंसी से काम हो, लोगों को बेहतर सर्विसेज मिले। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक मींस तो सोशल वेलफेयर। तीसरा पॉइंट क्या बन सकता है डिफरेंस का? पहले मैं सुना रहा हूं, मेन पे ले जाने से पहले बार-बार एक ही चीज बोल रहा हूं। कमर्शियल बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब जनता के साथ डील कर रहे हैं। आपके और मेरे साथ हमारे अकाउंट्स खुलते हैं यहां पर, ये जनता के साथ डायरेक्टली डील्स करते हैं, जबकि आरबीआई जनता के साथ डील नहीं करता, पब्लिक के साथ डील नहीं करता। हमने आपको फंक्शन पढ़ा रखा है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के लिए है, ये कंट्रोल करता है बैंकों को, पब्लिक के साथ डीलिंग्स नहीं करता। पब्लिक के साथ डील कमर्शियल बैंक करते हैं। अरे बस समझ में। तो इस प्रकार से, अच्छा जी, नोट छापने का राइट्स किसके पास है? सर जी आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक के पास नोट छापने के राइट्स नहीं है। तो यही सारे पॉइंट जो मैं आपको सुना रहा हूं मेरे भाइयों, इसी को डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के डिफरेंस में जो 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन कवर करता है। तो चलिए अब चलते हैं मेन स्लाइड पे और देखते हैं इसके डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को। ये लीजिए मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, आराम से समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन है, मीनिंग समझते हैं पहले। कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पुरानी डेफिनेशन है, लेक्चर 1 से रिपीट हो रही है, व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल एंड एडवांसिंग लोन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। एग्जांपल एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। दिस इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक। ओके, और पहले लेक्चर में मैंने आपको सारा इसका डेट वेट पढ़ा रखा है, कब इसका नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ, ये सब उस लेक्चर के काम थे। ठीक है, सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है, ये लिखा हुआ आरबीआई इन इंडिया। इट इज एन अपेक्स बैंक, इज इट गुड? इट इज एन अपेक्स बैंक। It controls the entire banking system of a country, कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के राइट्स किसके पास है मेरे बेटा? आरबीआई के पास। एंड इट इज अ सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, नोट इशू करने के राइट्स भी किसके पास हैं? आरबीआई के पास है। अब अगर यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, कॉइंस कौन इशू करता है? सर हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, आपने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉइन इशू करता है।
आरबीआई इश्यूज नोट्स एंड कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है आज के लेक्चर में वो भी बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया पहला डेफिनेशन का पॉइंट, डिफरेंस का, ठीक। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कमर्शियल बैंक के? इट एम्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। द कमर्शियल बैंक वर्क जो करता है वो मेन करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, इंटरेस्ट क्या जाएगा, लोगों से पैसा कमाएंगे। आरबीआई का मेन मोटो सोशल वेलफेयर होता है। इट ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर हम आगे ये भी लिख सकते हैं एम्स फॉर सोशल, हम ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, सोशल वेलफेयर। ये किस लिए वर्क करता है मेरे बेटा? सोशल वेलफेयर के लिए, ताकि लोगों को बेहतर सर्विस मिले, इकोनॉमी अच्छे से चले, लाइक दिस। पॉइंट नंबर 3, इश्यू ऑफ करेंसीज। कमर्शियल बैंक के पास पावर नहीं है करेंसी प्रिंट करने की या इश्यू करने की, ठीक है। इट हैज नो पावर टू इश्यू करेंसीज। क्या एसबीआई अपनी करेंसी बनाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी करेंसी बनाता है? एचडीएफसी बैंक अपने नोट छापने की मशीन लगा रखी है? नहीं। नोट छापने के सिंगल राइट्स किसके पास है मेरे बेटा? आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक में डिफरेंस आ गया, इट हैज सोल मोनोपोली का मतलब होता है इकलौता राइट्स है इन इशूइंग। क्या इशू करने के राइट्स है उनके पास बेटा? नोट्स यानी कि करेंसीज, ठीक है। पब्लिक डीलिंग, या सर याद हो गया हमें, कमर्शियल बैंक जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, कमर्शियल बैंक डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक। आप जा सकते हैं कमर्शियल बैंक में, अपने जाते हैं अपना काम करवाते हैं, बट हम आरबीआई में डायरेक्टली नहीं जा सकते। आरबीआई हमारे साथ डील नहीं करता, हमने पढ़ा है, इट इज अ गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। इट डील्स डायरेक्टली विद द पब्लिक, इट डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पब्लिक। क्वाइट कंफर्टेबल। ओनरशिप बेटा देखो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो एसबीआई ये सरकारी बैंक है। अब हम बात करें एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, ये प्राइवेट बैंक है। तो कमर्शियल बैंक प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, बट इट इज अ कमर्शियल बैंक, ठीक है, कि पब्लिक के साथ डील कर रहा है। प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो देखो, इट कैन बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये और है, और द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का भी हो सकता है और प्राइवेट का भी हो सकता है, बट आरबीआई तो गवर्नमेंट की है भाई, बैंकर टू द गवर्नमेंट। फंक्शन में पढ़ा है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। इट इज जनरली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू होगी बैंकिंग की अच्छी अच्छी कहानियां। बैंक चलते कैसे, पहले वही रब्बे समझेंगे, फिर हम आपको सारी फेयर स्लाइड्स दिखाएंगे जो मैंने बना के रखी हुई है इस लेक्चर के लिए। ध्यान से देखिएगा, पीछे आते हैं, यहाँ पर दोबारा से हम एक कुछ चीजें समझेंगे, इसलिए हम आपको पीछे लेकर आए हैं। ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझना, आपको मजा आएगा कैसे कैसे डील्स करनी है हमें, ठीक है। आप समझना, मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या समझना है आने वाले टाइम पे। अभी जो आगे का स्लाइड्स है वो दिखाया नहीं जा रहा, पहले समझाया जा रहा है। तो आपको बस लेक्चर को कॉन्सेंट्रेट के साथ देखना है ताकि आपको चैप्टर क्लियर हो। देखो, ये हमारा भाई है आरबीआई। पूरे बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कमर्शियल बैंक के, अगर हम ऐसे बोले कमर्शियल बैंक की हायर अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, ठीक है। तो अब मान लेते हैं, यहां पर नाम ले लेते हैं एसबीआई, पीएनबी, लाइक समथिंग, ठीक है। अब बुद्धि का करोगे आप इस्तेमाल, आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। मान लेते हैं कि कमर्शियल बैंक के बाद, मान लेता हूं कि आज जो डेट है वो शायद 18 जून है, मैं एक आज के डेट में मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, 18 जून 2026, ठीक। एक मिनट रुकते बेटा, थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे कर ले। चलिए लेट्स कंटिन्यू। 18 जून 2026 के दिन आज इन कमर्शियल बैंकों के पास जनता ने पैसे डिपॉजिट करे। ध्यान से सुनते जाना, बहुत ही ध्यान से सुनना। जनता ने पैसे डिपॉजिट करे 1 लाख रुपए, स्लिप भर भर कर जनता के बैंकों के पास डिपॉजिट कितनी है? ये 1 लाख रुपए। बहुत अच्छे से समझिएगा, आरबीआई की एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंकों के अंदर जो कमर्शियल बैंक पर रोज जितनी डिपॉजिट आती है उस पर उनको एक रिजर्व मेंटेन करना होता है। अगेन रिपीट, अभी जैसे आप लेक्चर देख रहे हैं, दुनिया पैसे जमा करा रही है बैंकों के अंदर, तो जितना भी डिपॉजिट आता है बैंकों के अंदर उस पर उनको एक परसेंटेज मेंटेन करना होता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अप्रॉक्सली जिसको एक का नाम होता है सीआरआर। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। अभी फुल फॉर्म आगे स्लाइड्स पे दिखाएंगे आपको, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पहले ही आप याद कर लें। कैश रिजर्व रेशियो नाम से पकड़ में आ रहा है, ये अप्रॉक्सली इंडिया में 4% होता है मेरे भाई, अप्रॉक्सली इंडिया में 4% होता है।
अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये मेरा समझाने का एक जरिया है, आपके सिलेबस में या आपके 12th लेवल पर परसेंटेज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि आपको परसेंटेज याद हो, ठीक है। तो 4% होता है अप्रोक्सीमेट। एक बैंक के पास रोज जितना भी पैसा आता है ऑन अ डेली बेसिस पे, जो भी पब्लिक की जमा आई है उसका 4% निकालो। 1 लाख का 4% हुआ 4000 रुपए, ठीक है। इस पैसे को कमर्शियल बैंक को रिजर्व रखवाना पड़ता है। किसके पास रिजर्व रखवाना पड़ता है? आरबीआई के पास। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अगर हम हिंदी भाषा में बोले तो ऐसे बोला जाएगा, एक कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिपॉजिट्स आती हैं उसका एक मिनिमम परसेंटेज उन्हें रखवाना पड़ता है ऑन द रेगुलर बेसिस। किसके पास रखवाना पड़ता है? आरबीआई के पास। अब अगर आप थोड़ा सा और डीपेस्ट पॉइंट पे जाएंगे और ढंग से इमेजिन करेंगे, जो हमारे घरों के आसपास बैंक्स होते हैं, वो बैंक अगर जनता के लिए शाम को 5 बजे बंद हो जाते हैं तो वहां के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बेटा 7 बजे ही घर जाते हैं। पब्लिक के लिए 5 बजे बैंक बंद हो चुका है, 2 घंटे एम्प्लॉइज अंदर रहता है। वो क्या करता है? आज जितनी भी डिपॉजिट आती है उसका टोटल निकालता है और उसका सीआरआर मेंटेन करता है, यानी कि एक परसेंटेज निकालकर आरबीआई के पास भेज देता है। दिस इज द रेगुलर प्रोसेस ऑफ बैंकिंग। तो इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जो भी डिपॉजिट आई है कमर्शियल बैंक के पास उसका एक परसेंटेज हमें कैश को रिजर्व रखवाना है। किसके पास रिजर्व रखवाना है बेटा? आरबीआई के पास। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। इट इज अप्रॉक्सिमेटली 4% इन इंडिया। ओके सर, ध्यान से समझना, देखो मैं आपको स्लाइड्स पे लेके जाने वाला हूं, ध्यान से समझना। एक रेशियो और होती है जिसको बोलते हैं एसएलआर। ये अप्रॉक्सिमेटली 20 से 22% होता है। हम लमसम एक राउंड फिगर 20% लेके चलते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है, फिगर से कोई मतलब है नहीं हमारा। देखो, अब जितनी भी डिपॉजिट आती है इसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैं पर बच्चों को याद करवाने के लिए समझाता हूं कि एस का मतलब रखो दिमाग में, सेल्फ आपको याद रहेगा। एस का मतलब दिमाग में रखो, सेल्फ। जितना भी डिपॉजिट आया, कितना डिपॉजिट आया जनता जनार्दन का? 1 लाख रुपए। 1 लाख का 20% हो गया 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा इन कैश फॉर्म। ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, बैंक की ब्रांच में, बैंक में पीछे, बैंक जो चल रहा है उसके पीछे एक स्पेस होता है, ऐसे याद कर लो। वहां पर एक अलमारी है, वहां पर ये 20,000 रुपए रिजर्व रख देंगे अलमारी में, आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ। ये पैसा बैंक यूज नहीं करेगा, रखा रहेगा, आरबीआई की गाइडलाइंस है। कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा बैंक को 20%। तो सर बैंक निकाल के कल यूज कर लेगा? नहीं करेगा, पड़ा रहेगा रिजर्व में अलमारी में। यही गाइडलाइंस आरबीआई की अगर आप इंडिया में बैंक चला रहे हो। तो कैश रिजर्व रेशियो तो आपको समझ में आ गया था कि कैश को रिजर्व करवाओ आरबीआई के पास। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एस मतलब सेल्फ। जो भी डिपॉजिट आया उसका एक परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना है। जो बैंक की ब्रांच चल रही है, जितने स्पेस पे ब्रांच चल रही है उसके पीछे उतना स्पेस पड़ा हुआ है जहां पर वो अपने पर्सनल चीजें रखता है। वहां पर एक अलमारी है, ऐसे इमेजिन कर लो, वहां पर वो 30,000 रुपए रख देगा। और ये काम रोज होता है, रोज जो भी डिपॉजिट आती है। अब बैंक के पास कैश में रखा लिक्विड एसेट फॉर्म में। अब बैंक के पास 4,000 आरबीआई पे चला गया, 20,000 पीछे अलमारी में रख लिया कैश फॉर्म में। बैंक के पास बच रहा है 76,000। इस 76,000 का बैंक किसी जनता को क्या दे देगा? किसी भी बंदे को क्या दे देगा? मान लो राम है कोई, उसको लोन दे देगा। और राम को लोन दे दिया 76,000 का, और हर महीने राम जी से क्या आएगा? इंटरेस्ट। हर महीने कमर्शियल बैंक पे राम जी से क्या आएगा? इंटरेस्ट। और राम से इंटरेस्ट जो आएगा वो बैंक का क्या बनेगा? प्रॉफिट, क्योंकि कमर्शियल बैंक यहीं से प्रॉफिट कमाता है, इंटरेस्ट से प्रॉफिट। 2 रेशियो समझाई मैंने आपको, सीआरआर और एसएलआर। अब दिमाग लगाओ, स्क्रीन को ध्यान से देखो, तीनों रेशियो भी रीड करवाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना। 6 रेशियोज हैं, ध्यान से समझो। 4 और 20, बेटा टोटल कितना कटा? सर 24% कट गया टोटल। तो टोटल जो 24% कटा है रिजर्व में गया है, इसको बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। सीआरआर प्लस एसएलआर दोनों को मर्ज कर देंगे तो एक साथ के परसेंटेज को क्या बोला जाएगा? एलआरआर। एलआरआर कितना हुआ? 24%। तो एलआरआर कुछ नहीं होता, जो हमने टोटल फ्रैक्शन काटा है वो 24 काटा है, जिसमें से 4% सीआरआर था जो आरबीआई पे रिजर्व रखवाया, 20% एसएलआर था जो हमने अपनी अलमारी में रिजर्व रखा, लिक्विड फॉर्म में, कैश फॉर्म। ठीक, अब पहले मैं आपको ये 3 रेशियो पढ़ाऊंगा, फिर आगे बढ़ाऊंगा। अब आपको ये नई चीजें पता चल रही है बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है, जो आम बंदे से हट। चलिए अब इसको पहले रीड आउट कर लेंगे जल्दी से। आइए इधर, नहीं ये वाला पेज नहीं, ये वाला पढ़ेंगे पहले। पढ़ते हैं, आइए बेटा। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, जो भी एक डिपॉजिट आती है उसका एक परसेंटेज आरबीआई पे रखवाना है, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट व्हिच अ कमर्शियल बैंक वो पीएनबी वगैरह जो भी थे नीड्स, उनको रखना पड़ता है टू कीप एज रिजर्व। किसके पास रखवाना पड़ता है? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक के पास।
दिस रेशियो इज कॉल्ड एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। समझा के लाया हूं आपको आगे तक, सर वेल टू डू। आगे चलिए, डिफाइन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट इज कॉल्ड SLR एंड S स्टैंड फॉर सेल्फ। जो भी डिपॉजिट आई है अप्रोक्सीमेटली 20% उसका अमाउंट हमें अलमारी में रखना है, अपने पास बैंक रखेगा, खुद अपने पास रखेगा, पीछे बैंक के जो सेफ यार्ड बना रखा है उन्होंने वहां पे रखेंगे। Every commercial bank is required to maintain a fixed percentage, जो कि approximately 20% है इंडिया में, इमेजिन करवाया मैंने आपको। Every commercial bank is required to maintain a fixed percentage of its assets in the form of cash में, जो अलमारी में रखेगा कैश यानी कि अदर लिक्विड एसेट्स, ठीक है। This is called, आरबीआई की गाइडलाइंस है, this is called as SLR। सर अभी आप समझा के लाए थे CRR 4% है, SLR 20% है, तो टोटल में कट गया 24%। तो इस टोटल को बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो, एंड लीगल रिजर्व रेशियो इज आल्सो नोन एज, एक नंबर का एमसीक्यू है बैंक एक्सरसाइज में, बोर्ड में पूछा हुआ है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। वेरिएबल रिजर्व रेशियो इट रेफर्स टू दैट लीगल मिनिमम फ्रैक्शन, जो टोटल काटा है हमने 24% का, ऑफ टोटल डिपॉजिट्स व्हिच द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप, जो कमर्शियल बैंक को काटना पड़ता है टोटल फ्रैक्शन, ठीक है। इट इज सम ऑफ SLR और तो LRR इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, CRR प्लस SLR। और अब मेरे बेटा MCQ को समझो, दोनों को मर्ज कर दिया तो LRR बन गया। MCQ समझ लो, लीगल रिजर्व रेशियो इज आल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व रेशियो। मैंने बताया मैं बेटा लेक्चर इस हिसाब से बनाता हूं, इसलिए शायद मैं टाइम भी लेता हूं बहुत ज्यादा अपलोड करने में, कि आपका बोर्ड से एक क्वेश्चन ना छूटे, एक भी ना छूटे, लेक्चर के अंदर से निकलेगा सब, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। चलिए, अब ये 3 रेशियोज आपको समझ में आ गई हैं, बाकी 3 चीजें और समझानी है मेरे को, उसको लेके चलते हैं आपको पीछे थोड़ा सा और। अब हम यहाँ पर आए हैं वापस, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। फिर से ये बोर्ड रखा हुआ है हमने समझाने के लिए, अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें समझानी है मेरे को आपको। देखो बेटा, आरबीआई के फंक्शंस आपको पता होंगे अच्छे से, ठीक है जी। आरबीआई के फंक्शंस आपको पता होंगे बहुत ही अच्छे से, उसके बेसिस पे कुछ चीजें चलेंगी, ध्यान से देखिए। देखिए, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है, सबसे ऊपर बैठे हुए गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर को चलाने के लिए 1935 में एक बॉडी बनाई जिसका नाम था आरबीआई, और नेशनलाइज करा 1949 में। ये डेट्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं सेकंड लेक्चर में, मैं जानबूझकर रिकॉल कर रहा हूं कि बच्चा बहुत ज्यादा याद कर ले इस चीजों को। हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई लोकेटेड इन मुंबई। सरकार है, सरकार ने बनाई फाइनेंशियल सेक्टर को चलाने के लिए आरबीआई, और आरबीआई के नीचे आता है बेटा कमर्शियल बैंक, प्लीज ध्यान दीजिएगा, और कमर्शियल बैंक के नीचे आप और हम हैं। ये पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, ठीक है बेटा, आराम से समझते हैं। देखो, दुनिया में दिक्कतें सबके साथ हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है कि कई बार ऐसा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसा हुआ कि कमर्शियल बैंक को फंड्स की जरूरत है, पैसों की। बैंक, कमर्शियल बैंक में क्राइसिस हो गई। जैसे अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो एक हमारे यहाँ पर बैंक चलता है देना बैंक, अब वो मर्ज हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। कभी आप रिसर्च कर लीजिए, चाहे गूगल वगैरह में, या कहीं आप जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा घूमने तो आप देखेंगे कि वहां पर लिखा होता है देना बैंक विद बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ वो मर्ज हो गया है। एक उसी का उपकरण है, ऐसी लाइन लिखी होती है बोर्ड पे। अब कमर्शियल बैंक को क्राइसिस चल रही है, किसी कमर्शियल बैंक में, मे बी HDFC है या कोई भी हो सकता है, ब्रांड से हमें कोई मतलब नहीं। बैंक को फंड्स की जरूरत है, कमर्शियल बैंक को, उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा, तो मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ा रखा है, लेटर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। कमर्शियल बैंक को जब कहीं से भी पैसा नहीं मिलता, कहीं से भी, तो लास्ट ऑप्शन बचता है आरबीआई का। किसका बचता है लास्ट ऑप्शन? आरबीआई का। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात। आरबीआई लोन दे रही है, किसको लोन दे रही है? कमर्शियल बैंक। आरबीआई लोन दे रही है, किसको दे रही है? कमर्शियल बैंक। अच्छा, कमर्शियल बैंक लोन कब लेगा आरबीआई से? जब उसके पास फंड्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। अब मान लो, तो इसको बोलते हैं बैंक रेट, एंड बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। ये भी फेयर स्लाइड पे भी लिखा हुआ है, ये भी एमसीक्यू है। आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, मान लो 5% पे। ये फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है, इट इज अ रैंडम फिगर्स, जैसे आपको समझाने के लिए। तो इसे बोलते हैं बैंक रेट। जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ मनी, जब कमर्शियल बैंक के पास पैसों की कमी, तो इसे बैंक रेट बोलते हैं। और एक होता है रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट, ये बिजनेस न्यूज में बहुत चलता है। भाई रेपो रेट भी सेम होता है,
आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेपो रेट। तो सर फर्क क्या है? सर कभी कभी न्यूज चैनल में बैंक रेट बोलते हैं, कभी कभी न्यूज चैनल पे रेपो रेट बोलते हैं, सर फर्क क्या है? भाई देखो, अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए, अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक अ 90 डेज समथिंग लाइक दिस, लॉन्ग पीरियड को याद रखिए, तो इट इज कॉल्ड बैंक रेट। और अगर शॉर्ट पीरियड के लिए दिया है, देखो कॉन्सेप्ट सेम है कि कमर्शियल बैंक को लोन, आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, बैंक रेट बोलेंगे, आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, रेपो रेट बोलेंगे। अगर लॉन्ग रन के लिए दे रहे हैं तो बैंक रेट बोलो, और अगर शॉर्ट रन के लिए दे रहे हैं 2 वीक्स या 14 दिन के लिए, 14 डेज के लिए, तो भैया शॉर्ट रन बोल दो, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है? ओके, समझ गए सर। क्या अब हम रीड करें? आ जाओ, एक बार इसकी रीडिंग लो, पढ़ो। बैंक रेट, सबसे पहला एमसीक्यू, एमसीक्यू है, बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। अब पढ़ते हैं। द रेट एट विच, बेटा आपको ना ये जो वीडियोस लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आप ऐसी कॉपी मेंटेन करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सब अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इकोनॉमिक्स का फोल्ड कराएंगे, ये नोट्स आपको ऐसे ही बनाने इजी लैंग्वेज में। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, बैंक बुक्स वगैरह में जो अच्छे वर्ड्स हैं उनको सिंपलीफाई करा गया है यहाँ पर, कि आप अच्छे से समझ के वहां लिख कर आए। तो चलिए, बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, ये एमसीक्यू है। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो मनी, कमर्शियल बैंक बोरो कर रहा है आरबीआई से, फ्रॉम आरबीआई, यानी कि आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को। कब लेगा कमर्शियल बैंक लोन? जब उसके पास पैसों की कमी है, व्हेन दे रन शॉर्ट ऑफ रिजर्व्स, इज कॉल्ड एज बैंक रेट। दिस लोन इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, इट इज लॉन्ग रन पीरियड। बेसिकली क्लियर हो गया हमें। रेपो रेट भी सर आपने पढ़ाया भी पीछे, रेपो रेट भी सेम होता है यार, जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, बट शॉर्ट पीरियड। The rate at which the central bank offers loan, central bank offer कर रही है लोन to the other commercial bank को दे रही है for a period ranging from 1 to 14 days, 1 से 14 दिनों के, 1 to 14 days, it is comfortable, ठीक है? तो हो गए सर। ये वाला लास्ट वाला तो आपने समझाया नहीं, बिल्कुल नहीं समझाया, अब समझाएंगे। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स, लास्ट वाली रेशियो क्या लिखी हुई है? रिवर्स, उल्टा हो गया है, रिवर्स उल्टा। अभी लोन कौन किसको दे रहा था? आरबीआई लोन दे रही थी कमर्शियल बैंक को, अब कमर्शियल बैंक लोन दे रही है, ध्यान देना, कमर्शियल बैंक लोन दे रही है आरबीआई को। अरे सर ये कैसे पॉसिबल है? एक मैं बताता हूं कैसे पॉसिबल है। बेटा कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक पे जनता ने बहुत पैसा डाला हुआ है डिपॉजिट में, भर भर के सबने जमा कराया, लोग मजे में दे धमाधम पैसा जमा बैंकों के अंदर। बैंक क्या करेगा? ये पैसा उठाकर आरबीआई को लोन देगा। सर आरबीआई क्या करेगा इस पैसे से? आरबीआई आगे गवर्नमेंट को देगा। हमारे भारत में बेटा एक साल में पता नहीं कितने इलेक्शन हो जाते हैं, सरकार को फंड्स की जरूरत होती है, तो सरकार लोन कहां से लेती है? आरबीआई। पढ़ाया है फंक्शन में, लेक्चर 2 में, कि गवर्नमेंट के लिए फंड मैनेज करता है आरबीआई, पढ़ाया गया है। तो भैया हम लोग कमर्शियल बैंक में डालते हैं पैसा भर भर के, कमर्शियल बैंक वो पैसा आगे लोन दे देता है किसको? आरबीआई को। और डीप में समझोगे तो आरबीआई वो पैसा आगे किसको दे देगा लोन में? गवर्नमेंट को। इलेक्शन में टी शर्ट बटेगी, हजार हजार की भीड़ मंगाई जाएगी, तो ये सब काम कहां से होंगे? गवर्नमेंट यहीं से तो फंड्स निकालती है। तो यही तो है कि गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है आरबीआई से। ओके सर, ये पूरा साइकिल है। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन देती है, कमर्शियल, उल्टा हो गया ना सीन, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। कमर्शियल बैंक लोन दे रही है आरबीआई को, ठीक है? और कमर्शियल बैंक की औकात कब होगी आरबीआई को लोन देने की? जब उसके पास बहुत ज्यादा भर भर के एक्सेस कैश पड़ा होगा, पब्लिक का जमा करा है, यूज में नहीं आ रहा तो उसने आरबीआई को लोन में डाल दिया। दिस इज द साइकिल, ठीक है? तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। अब हम एक बार इसको रीड आउट लेंगे, ध्यान से देखिएगा। द रिवर्स रेपो रेट, द इंटरेस्ट रेट एट विच, यहां से पढ़िए, कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक ने दे दिया, देयर सरप्लस फंड्स एक्स्ट्रा था, दे दो इनको, विद आरबीआई। और इन अदर वर्ड्स, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक बोरो कर रहा है, आरबीआई लोन ले रहा है, आरबीआई उधार ले रहा है, किससे? कमर्शियल बैंक से, बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक। बैंक रेट, बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये तीन आपको मैंने समझाया, एक बार आप रीड कर सकते हैं इसको, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर मैंने आपको सीआरआर और एसएलआर के बारे में पढ़ाया था, वो वाली स्लाइड भी दिखा देता हूं मैं आपको एक बार,
कैश को रिजर्व करवाया आरबीआई के पास, तो ये कैश रिजर्व रेशियो हो गया। एस का मतलब खुद होता है सेल्फ, अपने पास रखा तो ये एसएलआर हो गया, दोनों का मर्ज कर दिया तो एलआर। क्वाइट कंफर्टेबल अभी तक आपकी क्लासेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट होगी बेटा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि बच्चा इकोनॉमिक्स में मजेदार पेपर करता है और आपकी स्किल्स को अपग्रेड करता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर इकोनॉमिक्स, हालांकि आपको फ्यूचर में भी पढ़ाई जाएगी, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है और जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन वगैरह होगा जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा होगा वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। चलिए बेटा सिंपल करते हैं। हाउ डज द सेंट्रल बैंक, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर मैं आपको एक करके इसका मीनिंग समझाऊंगा, आपको मीनिंग पता है। हाउ डज, हाउ मतलब कैसे, डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई, कैसे मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, या क्रेडिट फ्लो। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी चलता है, मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी चलता है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है, इन दी इकोनॉमी के अंदर। अब देखो मैं आपको एक सरल से एग्जांपल से समझाता हूं नीचे ले जाके। पूरी मार्केट की चेन क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ना। इसी चेन से आपको ये ऊपर जो आंसर लिखा है समझ में आएगा, बहुत आराम से देखना बेटा प्लीज। गवर्नमेंट, फिर कौन है बेटा, आरबीआई, फिर कौन है बेटा, कमर्शियल बैंक। ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे स्लाइड्स में स्पेस छोड़े हुए हैं, इसी से पूरा एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट, वो मार्केबल है जो मैंने बोला था, ध्यान दो। आरबीआई लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को, मान लो 5% है, इसी को तो बैंक रेट बोलते हैं लॉन्ग रन के लिए। जिस रेट पे आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक, उसको बैंक रेट बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखो आरबीआई से पैसा कमर्शियल बैंक पे आया 5% पे। अब कमर्शियल बैंक आगे अगर जनता को लोन देगी तो डेफिनेटली बढ़ा कर देगी, 2% अपने ऐड कर देगी 7% पे, आया ना, ठीक है, ओके सर, इट इज गुड। अब बैंक रेट वगैरह ये सब कंट्रोल करती है आरबीआई, सीआरआर वगैरह सारे रेशियोज आरबीआई कंट्रोल करती है। आज आरबीआई ने बोला बेटा ध्यान दो, आरबीआई बोल रही है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, यानी कि अब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है 8% पे। तो आरबीआई से कमर्शियल बैंक के पास पैसा कितने परसेंट पे आ रहा है, 8 पे, तो वो जनता को कितने पे देगा सर, 11-12 पे। तो थोड़ा सा तो दिमाग यूज कर लो, अरे बढ़े हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक हो या जनता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया, कमर्शियल बैंक को पहले पैसा मिलता था आरबीआई से 5% ब्याज पे, अब मिल रहा है 8% इंटरेस्ट पे, तो क्या कमर्शियल बैंक लोन लेना चाहेगी, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। और ध्यान रखना लोन हमेशा इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, ठीक है, कभी सोचो फ्री में देगी आरबीआई, इंटरेस्ट सिक्योरिटी सब मेंटेन होगा, सिक्योरिटी दो, लोन लो, इंटरेस्ट दो, ठीक है। तो बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक इनकरेज टू टेकिंग लोन और डिस्करेज टू टेकिंग लोन, सर डिस्करेज टू टेकिंग लोन। एंड जनरल पब्लिक, आप जा रहे थे आईफोन लेने, आप जा रहे थे स्कूटी लेने लोन पर, ईएमआई पर, तो इंटरेस्ट देना पड़ता था पहले 7% का ईएमआई पे, अब इंटरेस्ट कितने का हो गया 11%। तो क्या आप ज्यादा लोन लेंगे, नहीं सर मैं नहीं ले रहा स्कूटी, अभी थोड़े दिन रुक के ले लूंगा, इतना मोटा ब्याज कौन भरेगा। तो आप लोन नहीं ले रहे, आप मार्केट में पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज, और इधर से बैंक रेट क्या हुआ है, इंक्रीज। तो जैसे जैसे बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक पे प्रेशर आएगा, पब्लिक पे प्रेशर आएगा, तो वो नहीं लेंगे लोन और मनी सप्लाई विल बी डिक्रीज। अब आप इसको उल्टा कर सकते हैं, अगर आरबीआई बैंक रेट कम कर दे, आरबीआई बैंक रेट डिक्रीज कर दे कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं सिर्फ 2% पे, तो आगे कमर्शियल बैंक जनता को देगी 5 पे, तो घटे हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पब्लिक ज्यादा लोन लेगी और मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर एक एरो नीचे, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। यहां से एमसीक्यू आता है 1 नंबर का, ध्यान देना, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो बैंक रेट और मनी सप्लाई के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर बैंक रेट बढ़ता है तो कमर्शियल बैंक डर जाती है लोन लेने से, पब्लिक डर जाते हैं और मनी सप्लाई कम हो जाता है, एंड इसका अपोजिट, ठीक है। तो इस प्रकार से कैश फ्लो मार्केट में मनी सप्लाई ऊपर नीचे हो रहा है बैंक रेट की वजह से, मार्केट में कैश बढ़ता भी और कम। अब रीड करते हैं, यही क्वेश्चन था हाउ डज, तो ये रहा हाउ डज ऐसे। तो चलिए पढ़ते हैं। बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोलते हैं,
पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स बैंक रेट पॉलिसी एज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। एक मिनट रुकिएगा, इसका स्लाइड। क्वांटिटेटिव टेक्निक का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में क्या है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस वर्ड को, क्योंकि हम कोई भी वर्ड को इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल बैंक अडॉप्ट बैंक रेट पॉलिसी एज क्वांटिटेटिव टेक्निक टू कंट्रोल क्रेडिट। क्रेडिट मतलब जो कैश फ्लो है इकोनॉमी के अंदर, जो भी मैंने आपको समझाया। इन एन इकोनॉमी दिस इज द रेट, इसका मीनिंग आपको पहले से क्लियर है। दिस इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो। बैंक रेट तो वही रेट होता है ना जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेती है आरबीआई से, फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। यहां पर हमने मेंशन कर दिया, बट आप लॉन्ग रन पे रहिए, तो लॉन्ग रन इज अ 90 डेज लाइक समथिंग। तो ये अब समझते हैं आगे क्या लिखा है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का कि कैसे कंट्रोल होता है, जो नीचे मैंने रेट से आपको समझाया है कि बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा। इन शॉर्ट, रेशो बढ़ेगा तो भाई दिक्कत ही होगी हमें अगर रेट बढ़ेगा तो। इट वर्क्स अकॉर्डिंगली व्हेन द बैंक रेट इज इंक्रीज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज करा, जैसे कि नीचे समझाया, तो कमर्शियल बैंक को प्रेशर आया, डिस्करेज हो गया लोन लेने से, जनता भी पीछे हट गई, तो मार्केट में कैश फ्लो कम हो गया, ठीक है। इट डिस्करेजेस कमर्शियल बैंक्स एंड पीपल फ्रॉम टेकिंग लोन्स। क्लियर समझाया गया है। 8% हुआ तो यहाँ 11 हुआ, तो हमें नहीं लेना भाई इतने महंगे रेट पे पैसा। इससे डिक्रीज होगा मनी सप्लाई एंड क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी के अंदर। ऑन द अदर हैंड, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट क्रंच, यानी कि जब मार्केट में कैश फ्लो की दिक्कत है तो सरकार को फ्लो बढ़वाना है, इट मींस आरबीआई को फ्लो बढ़वाना है, आरबीआई को फ्लो बढ़वाना है, तो आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया बैंक रेट। नीचे मैंने आपको समझाया, ये देखो आरबीआई ने बैंक रेट डिक्रीज करा, सिर्फ 2% पे पैसा दे रही है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक खुश हो रही है, इंकरेज हो रही है कि कम रेट पे पैसा मिल रहा है। वो पब्लिक को भी थोड़ा कम रेट पे दे रही है, तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ रहा है। अगर रेट कम होगा तो हम भी घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, तो मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। इससे डिक्रीजेस द बैंक रेट and this encourages commercial banks and people to take more loans due to low interest payments. This enhances the flow of credit in the economy. Enhance करेगा flow of credit in the economy. तो ये पहला इक्विपमेंट था। ऐसे 4 इक्विपमेंट है जिससे हमारे सिलेबस में, जिससे कोई एक से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कैसे कैसे कंट्रोल होता है। चलिए बेटा सेकंड उस पे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट पे, तो आपको समझ में आएगा। देखिए बेटा, सेकंड का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसको मैं आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं बेटा, अच्छे से देखिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार में सिक्योरिटीज को बेचा जाता है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। मान लेते हैं कोई बच्चा अगर आर्ट्स स्ट्रीम का है तो भी ध्यान से समझेगा, सिक्योरिटी मतलब कि एक इन्वेस्टमेंट का इक्विपमेंट है, ठीक है। अब ये है बेटा आरबीआई, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। ये आरबीआई है, ये कुछ बैंक्स हैं या फिर कुछ बड़ी कंपनीज हैं, टाटा, ठीक है। ये कुछ बैंक है, चाहे एक्सिस बैंक है या कुछ भी, ये सब लोग हैं, ठीक है। आप ऐसे ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। इन सबके पास शेयर्स हैं, शेयर्स, बॉन्ड एंड डिबेंचर, जिसको हम सिक्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि आरबीआई ना बेटा, ध्यान देना, आरबीआई बाय कर रहा है शेयर। आरबीआई शेयर क्या कर रहा है? बाय। शेयर्स मतलब कोई सिक्योरिटी है इन लोगों के पास। तो आरबीआई चाहता है कि जैसे रिलायंस के शेयर्स होते हैं, टाटा के शेयर्स होते हैं, कि मैंने 100 रुपए का खरीदा, 6 महीने बाद वो 102 रुपए का हो गया, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। इसे हम शेयर्स बोलते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आरबीआई शेयर्स बाय कर रहा है, खरीद रहा है। कितने के शेयर्स खरीद रहा है बेटा? 500 करोड़ के, ठीक है, इन लोगों से। तो आरबीआई इन लोगों को कितने रुपए देगा बेटा? आरबीआई खरीद रहा है तो आरबीआई इनको कितना दे रहा है? कैश दे रहा है। कितना कैश देगा? 500 करोड़। तो टाटा, एक्सिस बैंक, इनके हाथ में कितने रुपए आ गए? 500 करोड़। और ये लोग इसको क्या दे देंगे बेटा? शेयर्स। सही है, ये लोग इनको शेयर्स दे देंगे। तो अब देखो, दिमाग लगाओ, जब आरबीआई ने शेयर्स खरीदे तो आरबीआई के पास शेयर्स आए और मार्केट में बैंक्स और कंपनीज के पास 500 करोड़ रुपए पहुंच गए, तो मार्केट में कैश फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। कैश फ्लो मतलब मनी सप्लाई, और क्रेडिट फ्लो क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। दिस इज द पॉलिसी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके सर, अच्छा अब सुनो, आरबीआई क्या कर रहा है बेटा? 6 महीने बाद या 1 साल बाद, सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, कब इन्फ्लेशन है कब डिफ्लेशन है, ध्यान से समझते हैं। आरबीआई सेल कर रहा है शेयर्स, आरबीआई शेयर बेच रहा है, ठीक है। तो आरबीआई इनको क्या देगा बेटा? टाटा वगैरह को शेयर्स दे देगा, और टाटा वगैरह इनको क्या देंगे? आरबीआई को क्या देगा? कैश देगा, ठीक है, 500 करोड़। अब आरबीआई ने शेयर्स दे दिए, टाटा से 500 करोड़ ले लिए, तो इकोनॉमी से पैसा निकलकर आरबीआई के पास चला गया, तो इकोनॉमी में कैश फ्लो क्या हो गया? कम हो गया।
तो व्हेन द आरबीआई बाय द शेयर्स देन मार्केट फ्लो जो है, कैश फ्लो जो है वो बढ़ता है, और जब आरबीआई सेल कर रही है तो कम हो जाएगा, सिक्योरिटी दे दी, सामने से पैसा लेके चले गए तो मार्केट से कैश विथड्रॉल हो गया। दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिससे कैश फ्लो को कंट्रोल करा जाता है। क्वेश्चन है कि कैसे कंट्रोल होता है, तो पहला हमने बैंक रेट पढ़ा, दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीजें आरबीआई करता है, ठीक है। अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई परचेजेस और सेल, देखो दोनों बातें मैंने आपको नीचे समझाई है रफ वे में, परचेजेस और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक एंड जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक में वो कंपनीज आ सकती हैं, फॉर द पर्पस, क्या पर्पस है, या तो इंक्रीज करना है फ्लो या फिर डिक्रीज करना है मनी को इकोनॉमी के अंदर, क्लियरली लिखा है। द परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स द मनी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, जब आरबीआई बाय करता है तो मार्केट में पब्लिक के हाथों में कैश पहुंच जाता है, सेल पे विथड्रॉल हो जाता है, डिपॉजिट और विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। आपको क्लियरली नीचे मैंने एग्जांपल देके समझाया 500 करोड़, ठीक है। अब देखो यहां पढ़ते हैं, नीचे लिखा हुआ है यहां से, बाय सेलिंग द सिक्योरिटी, आरबीआई सेल कर रही है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दी, सामने वाले से पैसा लेके चली गई तो मार्केट में कैश फ्लो कम हो गया। द आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक विथड्रॉ कर रही है, देखो क्लियर दिख रहा है, विथड्रॉ, टाटा से सारा पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया, कैश बैलेंसेस फ्रॉम द इकोनॉमी एंड बाइंग, जब हम बाय करते हैं ये रहा बेटा तो मार्केट में कैश ऐड हो गया, आरबीआई टू ऐड टू द बैलेंस इन द इकोनॉमी। इसी वे में, इन दिस वे इट वर्क्स एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, ये एक मेथड है क्रेडिट को कंट्रोल करने का, बेस्ड है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस द सेंट्रल बैंक कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ये आरबीआई का एक इक्विपमेंट है। आपको दो इक्विपमेंट बेटा समझ में आ गए, पूरी जान लगाई है मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन को आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है जी। चलिए थर्ड इक्विपमेंट में मैं आपको शिफ्ट करता हूं बेटा, ऐसे 4 है, बड़े पोलाइटली आपको समझ में आएंगे। देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको समझते हैं। बैंक रेट में एक वर्ड आया था क्वांटिटेटिव, यहां एक वर्ड आ रहा है क्वालिटेटिव, इनके मीनिंग्स भी मैं आपको समझाऊंगा आज के लेक्चर्स में, ठीक है। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत आराम से समझते हैं, बहुत ही आराम से, ठीक है बेटा। देखो लोन जो देते हैं वो सिक्योरिटी के बेसिस पे देते हैं, अब आराम से समझेंगे। मान लो आपको और मुझे, आप जिस घर में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल डीपली, ताकि रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाए अपनी इकोनॉमिक्स बुक के अंदर। मैं जिस बिल्डिंग में लेके ये लेक्चर बना रहा हूं और आप जहां पर बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, मान लेते हैं कि मुझे लोन की आवश्यकता है, आपके टीचर को पैसों की जरूरत है, तो उन्होंने सिक्योरिटी दी बैंक को, ये घर ही दे दिया मैंने बैंक को लोन में कि भैया मेरे को ये घर ले लो, मतलब गिरवी रख लो या सिक्योरिटी रख लो, कोलैटरल रख लो और मुझे लोन दीजिए। लोन ऑफर, मान लेते हैं मेरे घर की ये वैल्यू है 20 लाख रुपए, 20 लाख। तो मुझे बताओ बेटा, कॉमन सेंस है, अगर मेरे घर की वैल्यू 20 लाख है तो कमर्शियल बैंक मुझे जो लोन देगा वो 20 लाख से ज्यादा का देगा या कम का देगा? सर डेफिनेटली कम का देगा, बहुत ही कॉमन सेंस है। तो उन्होंने मेरे को लोन दिया मान लो 15 लाख का, 5 लाख का बीच में क्या रख लिया उन्होंने, मार्जिन, क्योंकि अपने हाथ में बेनिफिट रखेंगे, कम का ही देंगे। तो मार्जिन का डेफिनेशन क्या बन रहा है, जरा सोच के बताओ मेरे को। मार्जिन क्या है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी अमाउंट एंड लोन अमाउंट के बीच के गैप को मार्जिन बोल रहे हैं, मार्जिन क्या है, ठीक है। तो पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहां तक का, तो आपको समझ में आ जाएगा इससे फ्लो कैसे अप एंड डाउन होता है, मार्केट में कैश बढ़ता है या कम होता है, ध्यान से समझना। इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड, ये क्वालिटेटिव और बैंक रेट में क्वांटिटेटिव क्यों आया ये मैं बताऊंगा। इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट मतलब कैश फ्लो। पहले मार्जिन का डेफिनेशन समझते हैं यहां पर। अ मार्जिन रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ये रही भाई 20 लाख रुपए की, ऑफर्ड फॉर अ लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। इन दोनों के गैप को मार्जिन बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया है। अब बेटा सुनो, इकोनॉमी के अंदर दो सिचुएशन होती है, एक का नाम होता है बेटा इन्फ्लेशन और एक का नाम होता है डिफ्लेशन। बहुत कॉमन सेंस में बता देता हूं मैं आपको। बेटा इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे भारत में इन्फ्लेशन का जो प्रमुख रूप होता है वो अभी 2-3 महीने में आने वाला है। जैसे अगस्त से भारत में इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो बढ़ जाता है, अगस्त सितंबर से। देखो मैं समझाता हूं कैसे। अगस्त या सितंबर के आसपास इन्फ्लेशन पीरियड कंसीडर करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कैश फ्लो बढ़ा हुआ होता है मार्केट के अंदर। सर कैसे? सबसे पहले जन्माष्टमी, रामलीला, उसके बीच में एक ईद भी होती है, फिर आती है दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, लाइन से फेस्ट सीजन होते हैं। अब इस फेस्ट सीजन में क्या होता है कि लोग बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं और धमाधम मार्केट में खर्च करते हैं। आप भी शॉपिंग जाते हैं, खाना पीना, एंजॉयमेंट, टूर, ये वो, बहुत कैश फ्लो बढ़ जाता है। अब इन्फ्लेशन एक ऐसा पीरियड होता है, आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीजिंग फ्लो। ऑलरेडी फ्लो बढ़ा हुआ है मार्केट में,
बहुत पैसा घूम रहा है, सर्कुलेट। आप देखते हो ना ऐसे पीरियड में, जो भी पीरियड्स बताए मैंने, ऐसे पीरियड में मार्केट के अंदर एक अलग ही चकाचौंध होती है, मार्केट गर्म होती है, पैसा खर्च हो रहा है, लोग खा रहे पी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, कैश फ्लो बढ़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में मैं पहुंच गया बैंक में लोन लेने इन्फ्लेशन पीरियड में। ऑलरेडी कैश बहुत ऊपर है, सरकार को कैश क्या करवाना है, नीचे। ऑलरेडी कैश कहां है, बहुत ऊपर, सरकार को कहां करवाना है, नीचे। तो ऐसे पीरियड में 20 लाख के फ्लैट पे मुझे लोन देंगे 13 लाख का, 2 लाख कम कर दिए क्योंकि कैश फ्लो कम करवाना है। इसे भी देंगे, भर के खर्च करके और ऊपर भाग जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा और सरकार को कंट्रोल करना होता है, यानी कि आरबीआई को। अब गैप कितने का है, 7 लाख का। अब सरल भाषा में समझ लो, आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज इन मार्जिन। और देखो पहले 15 लाख हाथ में आते थे, अब हाथ में आ रहे हैं कम पैसे, तो मनी सप्लाई हो गया डिक्रीज। आई से इन्फ्लेशन, आई से इंक्रीज इन मार्जिन एंड मनी सप्लाई कम हो गया। कोविड-19 एक डिफ्लेशन पीरियड था जहां इकोनॉमी नीचे बॉटम पे थी। अब सरकार को ऊपर पुश करनी है, इकोनॉमी नीचे है, सरकार को ऊपर पुश करनी है। तो ऐसे में 20 लाख के फ्लैट में मुझे लोन दे दिया उन्होंने 17 लाख का। अब गैप कितने का रखा, सिर्फ 3 लाख का। पहले हाथ में 13 आते थे, 15 आते थे, अब हाथ में 17 आ रहे हैं, तो मनी सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्योंकि डिफ्लेशन मतलब डाउन है इकोनॉमी, डी से डिफ्लेशन, डाउन इकोनॉमी। कोविड-19 इकोनॉमी पुश करनी है तो पैसे ज्यादा दो इस बंदे को ताकि खर्च करे और सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़े इकोनॉमी के अंदर। तो डी से डिफ्लेशन, डी से डिक्रीज इन मार्जिन, ये ट्रिक से याद रखने की। चलो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्लियरली लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट कम करवाया गया है 15 से 13 लाख। राइजिंग द मार्जिन, और ये देखो मार्जिन बढ़ाया गया था 5 लाख से 7 लाख। ठीक है, ऐसे एक नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत आराम से समझना, बहुत दम लगा के समझाया जा रहा है आपको। ड्यूरिंग डिफ्लेशन सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज इंक्रीज्ड बाय लोअरिंग द, मतलब रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन। ओके सर, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट, चौथा फाइनल इक्विपमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व रेशियो। इसके दो पार्ट होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दो, इसको ऐसे ही समझोगे, याद करो। सीआरआर क्या होता है, जो पैसा आरबीआई, जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आता है उसका एक परसेंटेज आरबीआई पे रखवाना है। इट इज जनरली 4%। थोड़ा सा ब्रेन यूज करो। अगर सीआरआर बढ़ गया, 4 की जगह मान लो 8 हो गया, आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया। ये सारे रेशियोज आरबीआई कंट्रोल करती है इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से। आरबीआई ने आज सीआरआर बढ़ा दिया, 4 नहीं, उनका मेल आ गया बैंकों के पास, 4 नहीं 8% भेजना है भैया आज से। तो कमर्शियल बैंक पे जो डिपॉजिट आई 4 की जगह 8%, तो किसको दे दिया उन्होंने, सर आरबीआई को, रिजर्व रखवा दिया, कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक की लेंडिंग पावर, लोन देने की पावर क्या हो गई, कम, क्योंकि ज्यादा पैसा किसके पास पहुंचा दिया उन्होंने, आरबीआई के पास। तो जैसे ही सीआरआर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिपॉजिट आएगा उसका लार्जर परसेंटेज कहां पहुंचाना पड़ेगा हमें, आरबीआई को। तो लेंडिंग पावर इफेक्ट होगी, कम दे पाएंगे लोन अब लोगों को। ओके सर, तो एलआरआर के अंदर भी मैंने सीआरआर समझा, उसको समझते हैं। इट इज अ वेरी क्विक एंड डायरेक्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग क्रेडिट। ठीक है, कंट्रोलिंग क्रेडिट, क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक। बैंक कितना लोन दे पाएगी। कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व इन 2 अकाउंट्स। एक का नाम है सीआरआर, क्योंकि एलआरआर के अंदर 2 होते हैं, सीआरआर होता है और एक एसएलआर होता है, जो आपको पढ़ा है। ठीक है, सीआरआर वो होता है जो हमें बैंक आरबीआई के पास रिजर्व रखवाना पड़ता है। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स टू कीप बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक रखवाता है, किसके पास रखवाता है, सेंट्रल बैंक। चेंज इन सीआरआर के चेंज होने से अफेक्ट होती है द एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट, जो वो दे पाता लोन। अगर सीआरआर बढ़ गया है तो बैंक के रिजर्व जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पैसा उसने कहां पहुंचा दिया है, आरबीआई जी के पास। ज्यादा पैसा किसके पास पहुंचा दिया है उन्होंने, आरबीआई जी के पास। तो उनकी लोन देने की पावर क्या हो गई, जनता को कम, क्योंकि पैसा तो वहां पहुंच गया आरबीआई के पास ज्यादा। कमर्शियल बैंक लिमिट्स देयर क्रेडिटिंग पावर। तो इन शॉर्ट सीआरआर बढ़ा, मनी सप्लाई डिक्रीज, एक ऊपर एक नीचे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये सब आपको समझना है। इन शॉर्ट यार, कोई भी रेशियो बढ़ता है ना तो मनी सप्लाई कम होता है, शॉर्ट में याद रख लो कम। चलो आगे बढ़ते हैं। एसएलआर क्या होता है, जो पैसा आपने बताया था सर बैंक का जो ब्रांच चल रहा है उसके पीछे अलमारी में रखना है। अब बैंक से मेल आया है, सारे रेशियोज आरबीआई के द्वारा कंट्रोलिंग है, बार-बार बता रहा हूं, एमसीक्यू आता है। आरबीआई का मेल आया कि अब एसएलआर 20% नहीं है भाई, अब एसएलआर 40% है। तो अब कमर्शियल बैंक को पीछे अलमारी में जो वो कैश रखता है अपने पास, जो वो यूज नहीं कर सकता, रिजर्व मेंटेन करके जो रखता है कैश फॉर्म में, वो ज्यादा रखना है। तो फिर जनता को देने की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि अलमारी में ज्यादा रखेगा पीछे बैकयार्ड में, एसएलआर
सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो जो कैश को मिल रही वो रिजर्व ज्यादा रखेगा तो भैया नहीं दे पाएगा आगे। तो ध्यान से समझो, जब जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन वो दिवाली वाला पीरियड, सरकार को फ्लो क्या करना होता है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ऊपर भागी हुई है, सरकार को फ्लो नीचे लाना है, तो वो ये सारे रेशियोज क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे उन्होंने एसएलआर बढ़ा दिया, ज्यादा पैसा अलमारी में रखो, पब्लिक को कम देना है, पब्लिक कम लेगी तो फ्लो कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई कम होगी। इमेजिन it refers to minimum percentage of deposits which commercial bank are required to maintain with themselves, खुद के पास रखना है। जब आरबीआई इसको इंक्रीज करेगा एसएलआर को, तो उसका रिजल्ट ये आएगा कि बैंक की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा पैसा पीछे सेव करके रख लिया गया। ऐसा हम इन्फ्लेशन में बढ़ाते हैं एसएलआर और सीआरआर, क्योंकि इन्फ्लेशन में फ्लो कम करवाना होता है, कैश फ्लो कम हो जाएगा इससे बढ़ाने से। ऐसा 4 इक्विपमेंट है इस क्वेश्चंस के, मैं एक बार पीछे ले जाता हूं आपको यहां से। बैंक रेट, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन नीचे अच्छे से समझाया गया था आपको, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बेसिस पे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रेशियो, और इसके 2 पार्ट्स क्लियर है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, लास्ट जो बचा है हमारा 1 मिनट का काम, ये एक स्लाइड है एमसीक्यू के लिए, वो खत्म हो गया क्वेश्चन। सरकार के पास 2 हथियार हैं, सरकार मतलब आरबीआई के पास 2 हथियार हैं, ये जो हथियार आपको पढ़ाए गए हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट, जिससे इकोनॉमी में फ्लो को कंट्रोल करा जा रहा है। एक का नाम होता है क्वांटिटेटिव और एक का नाम होता है क्वालिटेटिव। यहाँ से 1 नंबर का एमसीक्यू दिया हुआ है बुक के पीछे भी और सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट का काम बचा है। क्वांटिटेटिव को ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, क्वालिटेटिव को सेलेक्टिव। पहला एमसीक्यू, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट, एसएलआर, सीआरआर, ये सारे के सारे आते हैं क्वांटिटेटिव रेट में। सर क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या है कि ये जो इंपैक्ट होता है पूरी इकोनॉमी में सब पे पड़ता है, इसका इंपैक्ट कुछ पे पड़ता है, इसलिए इसे सेलेक्टिव बोल रहे हैं। क्वांटिटेटिव पे इंपैक्ट। अब देखो बैंक रेट को किस कैटेगरी के नीचे लिखा है मैंने, क्वांटिटेटिव, इसीलिए यहां पर ना बेटा ये वर्ड यूज हुआ था, पढ़ो इसको, ये इसलिए ये वर्ड यूज हुआ था, सेंट्रल बैंक अडॉप्ट्स बैंक रेट पॉलिसी एज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक, ये वाला वर्ड यूज हुआ था। ओके सर, 1 नंबर का एमसीक्यू है चार्ट के थ्रू बेटा, आउट वाला जितना मैंने आपको सारा पढ़ाया वो सब क्वांटिटेटिव। मार्जिन रिक्वायरमेंट को ध्यान रखो, सर ये 2 तो आपने पढ़ाया ही नहीं बेटा, ध्यान से सुनो, इनका बस आपको नाम याद रखना है। 12th वाले सिलेबस में इसकी एक्सप्लेनेशन पे डिस्कशन नहीं है, जो मैंने करवाया इतना ही आपका सिलेबस है, तो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, बी श्योर। बस यहां से एमसीक्यू इसलिए चार्ट बनाया एमसीक्यू के लिए। तो मॉरल सुजेन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, ये सब आपको नाम याद रखना है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट ये सब क्वालिटेटिव है। क्यों है क्वालिटेटिव, मतलब सेलेक्टिव है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का इंपैक्ट सिर्फ उस बंदे पे पड़ेगा जो लोन लेने गया है बैंक में, सब पे नहीं पड़ रहा, लोन वाले को कम करवाया, तो सेलेक्टिवली जो लोन लेने गया उसी पर्सन पे इंपैक्ट है, बाकी सब पे नहीं है, इसलिए सेलेक्टिव है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट सिलेक्टिव में आ रहा है, यानी कि क्वांटिटेटिव में आ रहा है, क्वालिटेटिव में आ रहा है, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पर वर्ड मेंशन हुआ था जो मैं कह रहा था, मैं आपको समझाऊंगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड, दैट्स व्हाई मैंने इसे क्वालिटेटिव में लिखा है, ठीक है। एक बार आप इस चार्ट को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से एमसीक्यू आता है, क्वांटिटेटिव इज आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल एंड सिलेक्टिव, क्वालिटेटिव को बोलते हैं, और ये इसकी लिस्ट है, यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है, बात खत्म। चलिए 3rd लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा बैंकिंग का। नेक्स्ट में मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 के साथ और चैप्टर को खत्म करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हमारा हो गया बैंकिंग का लास्ट लेक्चर करेंगे बेटा आज की क्लास के लिए।